चलिए श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं और ये चौथा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। बाह्य क्षेत्रक, एक्सटर्नल सेक्टर। सबसे पहला आर्टिकल क्या है? भारत का व्यापार घाटा। ये कॉन्सेप्ट अगर आप देखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, करंट अफेयर्स बनाना आसान हो जाएगा। कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, बेसिक ही नहीं क्लियर है, तो फिर तो करंट अफेयर्स नाचता रहेगा उसे घूम घूम करके। ठीक है, सुर्खियों क्यों था? सवाल ये है, नाम से पकड़िएगा। पहले तो डेफिसिट, दिमाग चलाता रहिए क्या है ये। सुर्खियों क्यों था? वाणिज्य और एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार। किसके द्वारा? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वित्त मंत्रालय नहीं, ध्यान रखिएगा। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत ने अपने शीर्ष 10 व्यापारिक भागीदारों में से 9 के साथ व्यापार घाटा दर्ज किया है। 10 में से 9 के साथ। अब ये इंपॉर्टेंट होगा, कुछ नया चीज़ है ये। नया चीज़ का मतलब व्यापार घाटा दर्ज हो रहा है, वो भी 9 के साथ। इतना चीज़ आप जो है पहला दिमाग बनाइएगा। अब सवाल ये है कि भारत के विदेशी व्यापार की वर्तमान स्थिति क्या है? कब की? वित्त वर्ष 2023-24 की वर्तमान स्थिति पहले देखते हैं। भारत के सबसे बड़े व्यापारिक भागीदार देश कौन कौन से हैं? ये देखिए, इसमें आपका आता है चीन। अब जब ऑप्शन में आएगा तो आप कंफ्यूज कर जाएंगे, चीन तो हो ही नहीं सकता। यूएसए, आपको लगेगा कि यूएसए अपने तरफ ज़्यादा नहीं रहता है, इसलिए क्या पता इसका ना हो। संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, और रूस और सऊदी अरब, हर तरह के देश शामिल हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो भारत के सबसे बड़े व्यापारिक भागीदार देश कौन कौन से हैं? ये हैं चीन, यूएसए, यूएई, रूस और सऊदी अरब। ये घटते क्रम का है, एक चीज़ तो ये क्लियर। भारत का व्यापार अधिदेश ट्रेड सरप्लस के साथ है। व्यापार अभी सब समझ आएगा, आराम से सुनते रहिए, बस खाली एक की डेफिनेशन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है? यूएसए, नीदरलैंड, यूके, बेल्जियम, इटली। ये क्या है? भारत का व्यापार अधिदेश ट्रेड सरप्लस। उसके बाद आता है कि चीन, रूस, दक्षिण कोरिया और हांगकांग के साथ भारत का व्यापार घाटा 2022-23 की तुलना में बढ़ा है, जबकि यूएई, सऊदी अरब, इंडोनेशिया और इराक के साथ यह कम हुआ। कम किसके साथ हुआ है? बढ़ा किसके साथ है? भारत का व्यापार घाटा, ये तो क्लियर बात है कि इसमें क्या है कि एक तो ये 2022-23 की तुलना में बढ़ा, लेकिन कम किसके साथ हुआ है? यूएई, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, इराक। मतलब ना तो चीन है, ना तो रूस है, ना तो अमेरिका है। ऐसे देश नहीं है। देश कौन कौन से हैं? यूएई है, सऊदी अरब है, इंडोनेशिया। अच्छा, ये याद रखिएगा, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि हम नहीं लेना, तो पता चलिए ये हम क्या रटें क्या पढ़ें। एक लास्ट पॉइंट इसमें क्या दिया है कि विश्व व्यापार संगठन WTO की विश्व व्यापार सांख्यिकी 2023 समीक्षा। इसमें क्या है कि भारत वैश्विक कृषि निर्यातों में कहाँ पर? वैश्विक कृषि निर्यातों में 8वें स्थान पर है, 8th। वस्तु निर्यात में 18वें स्थान पर है और सेवा निर्यात में 7वें स्थान पर है। फिर से जब कृषि निर्यात की बात आ जाएगी, एग्रीकल्चर वाला, तो किस स्थान पर है? 8वें स्थान पर है। वस्तु निर्यात की बात आ जाएगी, कमोडिटी की, तो इसमें कौन सा है? 18वें स्थान पर। लेकिन अगर सेवा सर्विस निर्यात बात आ जाएगी तो 7वें स्थान पर। कृषि, इसमें कृषि और सेवा में एक थोड़ा सा अंतर है, रहेंगे, बस इतना ध्यान रखेंगे। कभी कभी क्या पता ट्रेंड के हिसाब से पूछ ले, यूपीएससी है, यूपीएससी है, कुछ और भरोसा है, बाद में कहने का मतलब है कि यूपीएससी बदल रहा है, यूपीएससी। एक चीज़ ये। अब आता है सवाल कि व्यापार घाटा है क्या? आराम से सुनिएगा। व्यापार घाटा तब होता है, कब होता है? जब किसी देश के, किसकी, घर की नहीं, देश की बात हो रही है, जब किसी देश के आयात का मूल्य, मतलब जो मंगाने वाला, मतलब आयात कराने वाला, अपने यहाँ मंगाने वाला मूल्य निर्यात के मूल्य से अधिक हो जाता है, मतलब बाहर भेजने वाले के मूल्य से अधिक हो जाता है। क्या कहा फिर से? आयात का मूल्य, जो आयात करते हैं उसका मूल्य, और निर्यात के मूल्य से अधिक हो जाता है। मतलब ये जो मंगाने वाला है, जो खरीदने वाला है, जब ये मान लीजिए 10 रुपये का है
और जब ये निर्यात करने वाला है, बेचने वाला है, ये मतलब विदेश में बात हो रही है ना, अपने यहाँ नहीं, तो ये कितना हो गया, मान लीजिए कि 8 हो गया, तो क्या कहा जाएगा, 2 का व्यापार घाटा हो गया। इतना एक जो है दिमाग में बना रखिएगा कि आयात का मूल्य और निर्यात का मूल्य, और कोई नहीं, अपने समझ लीजिए, हम तो ऐसा पढ़े थे, ऐसा कैसे पढ़े थे, इतनी सोचने तो नहीं है। इसे नकारात्मक व्यापार संतुलन भी कहा जाता है। किसको? शब्द पकड़ कर रखिए, मैं बार रख रहा हूँ, किंतु शब्द ही नहीं समझ में आएगा पूरी पेपर में कि क्या मतलब कह रहा है ये। इसे नकारात्मक व्यापार संतुलन भी कहा जाता है। ठीक है, अब सवाल ये है कि भारत के जो उच्च व्यापार घाटा है, व्यापार घाटा क्लियर हो गया ना कि आयात और निर्यात की बात करें, जब भी व्यापार घाटा की बात करेंगे क्या होगा, आयात निर्यात की बात करेगा, और उसके बीच जो अंतर होता है, अब बस घाटा कब होगा, जब खरीदने वाला ज़्यादा हो जाए और मतलब मंगाने वाला ज़्यादा हो जाए और निर्यात करने वाला क्या हो जाए, कम हो जाए, तब क्या होता है, व्यापार घाटा। इसी क्या बोलते हैं, नकारात्मक व्यापार संतुलन। अब सवाल यह है कि इसके उच्च व्यापार घाटे के कारण क्या है भारत में। आप IAS बनने जा रहे हैं, इतना सोचेंगे ना भाई क्या कारण है, कोई कारण नहीं है। चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले क्या है कि आयात में वृद्धि हो गई। क्या हो गया, आयात में वृद्धि होगी, मतलब कि ज़्यादा आयात करने लगे। इसमें क्या क्या है, सोना, कच्चा तेल, फार्मास्यूटिकल सामग्री, दवा से रिलेटेड, ये सब क्या है, ज़्यादा मंगाने लगे लोग। एक तो कारण ये हो गया। अच्छा, ऐसा क्यों होगा, जब कोई चीज़ ज़्यादा मंगाएंगे, सिंपल सी बात है, अरे उसका जो रेट बढ़ जाएगा, है ना। उसके बाद क्या आता है, उपभोग पैटर्न में बदलाव। ये क्या है, उपभोग पैटर्न क्या मतलब होता है, जो उपभोग करते हैं, उपभोक्ता जो उपभोग करते हैं। अब ये पैटर्न में क्या बदलाव हो रहा है, ये देखिएगा। उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, लग्जरी गुड्स इत्यादि की मांग बढ़ रही है। समझ रहे हैं ना, टिकाऊ वस्तु हो या लग्जरी, जो हो मतलब लग्जरी, समझ रहे हैं, तो इसकी क्या है कि मांग बढ़ रही है, एक कारण ये है। अच्छा, भारत की आर्थिक संरचना संबंधी कारक ये क्या है, भारत की आर्थिक संरचना संबंधी, जैसे कि मान लीजिए कि विनिर्माण क्षेत्र का बेहतर विकास न होना। किसका विकास, बेहतर विकास न होना, विनिर्माण क्षेत्र का बेहतर विकास न होना। ठीक है, लॉजिस्टिक की उच्च लागत और संरचना की कमियां, ये कुछ पॉइंट। अच्छा, एक और क्या है, घरेलू नीतियाँ। घरेलू नीति ज़्यादा प्रभावित करती हैं कि सरकार देख रही है, अच्छा तुम ऐसा कर रहे हो, कुछ कर देंगे हम, है ना। RBI कुछ इसमें हम दिमाग चला रहा अपना, समझते हैं ना ये। अब इससे क्या होगा, जैसे कि इन्वर्टेड ड्यूटी टैक्स व्यवस्था, वस्तुओं के निर्यात पर बार बार प्रतिबंध लगाना। मतलब कि ये बता देना, जैसे कोई चीज़ निर्यात कर, अब कोई चीज़ निर्यात कर रहे हैं, तो क्या करे सरकार, बार बार प्रतिबंध लगा दे कि ये चीज़ तुम बाहर नहीं भेज सकते, ये चीज़ बाहर नहीं भेज सकते। और इन्वर्टेड ड्यूटी व्यवस्था कर देना कि मतलब कि मान लीजिए कोई चीज़ मंगा रहे हैं, उस पर कोई टैक्स लगा दो, कुछ कर दो और कुछ नया चीज़ बना दो। तो ये सब समस्या होती है। ये क्या है, घरेलू नीतियाँ। और अन्य कौन कौन सा है, मुक्त व्यापार समझौता का बेहतर ढंग से लाभ न उठा पाना। किसका, मुक्त व्यापार समझौता। अब कुछ ये पता नहीं, मुक्त व्यापार समझौता नाम की भी कोई चीज़ है, ये भी क्लियरिटी होनी चाहिए। विकसित देशों द्वारा गैर प्रशुल्क बाधाएं लगाना। ठीक है, ये कुछ रहे किसके, भारत के उच्च व्यापार घाटे के कारण। अब आगे बढ़ते हैं कि उच्च व्यापार घाटे का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव क्या है। उच्च व्यापार घाटे का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव है, देखिए। सबसे पहले क्या, नकारात्मक प्रभाव। देखिए, जब उच्च व्यापार घाटा हो जाए, मतलब कि निर्यात की जो है मूल्य बहुत ज़्यादा हो जाए, किसकी अपेक्षा, आयात की अपेक्षा, है ना। क्या कर रहे हैं, देखिएगा, यही कन्फ्यूजन होगा फिर से। क्या हम बोले, आयात का जो है मूल्य निर्यात के मूल्य से ज़्यादा हो जाए, ना कि निर्यात का मूल्य आयात के मूल्य से ज़्यादा हो जाए, है ना। सब शब्दों को बहुत बारीकी समझिएगा। तो अब ये व्यापार घाटा क्या है, इसका प्रभाव देखिए, नकारात्मक प्रभाव क्या है कि अतिरिक्त आयात के लिए, अतिरिक्त आयात मतलब कि एक्स्ट्रा जो है, अतिरिक्त आयात के लिए भुगतान करने की आवश्यकता के कारण क्या होता है, विदेशी मुद्रा भंडार में कमी आती है। जब अतिरिक्त कोई चीज़ आयात की जाती है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, विदेशी मुद्रा देना पड़ता है। तो क्या होता है कि विदेशी मुद्रा भंडार में क्या होती है, कमी हो जाती है।
इससे घरेलू मुद्रा के मूल्यह्रास की चिंता बनी रहती है। किसकी? जो घरेलू मुद्रा है उसकी क्या होता है, मूल्यह्रास, डिप्रिसिएशन चिंता हो जाती है। एक पॉइंट ये हो गया नकारात्मक प्रभाव में। उसके आगे देखते हैं चालू खाता घाटे में वृद्धि। किसमें? चालू खाता घाटे में वृद्धि। यह देश की क्रेडिट रेटिंग पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। क्रेडिट रेटिंग, इसके बारे में बहुत अच्छे से चर्चा हुआ, पीछे आपने देखा होगा, जिसकी वजह से उच्च ब्याज दर पर क्या उधार मिल पाता है। जिस पर उच्च ब्याज दर पर उधार मिल पाता है। ठीक है, अब आता है सकारात्मक प्रभाव। कौन प्रभाव? सकारात्मक प्रभाव। इसको देखिए, उपभोक्ताओं के लिए वस्तुओं और सेवाओं के व्यापक विकल्प मिलने का संकेत भी होता है। क्या? उपभोक्ताओं के लिए, जो उपभोक्ता होते हैं, सकारात्मक प्रभाव ध्यान रखिएगा कि ये वस्तुओं और सेवाओं के व्यापक विकल्प, समझ रहे ना, और क्या मतलब विकल्प बढ़ जाते हैं। इसके अलावा यदि घाटा की वजह पूंजीगत वस्तुओं का आयात होता है, मतलब अगर पूंजीगत वस्तु जो होते हैं अगर उनकी वजह से क्या होता है कि घाटा होता है, तो इससे क्या होगा, घरेलू निवेश में वृद्धि होती है। ठीक है ना, एक चीज ये हो गया। अब आता है निर्यात को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई पहल कि निर्यात किस तरह से हमारे यहाँ पर बढ़े, है ना, निर्यात बढ़ाने की बात हो रही है। अब इसके लिए पहल देखिए क्या क्या है। निर्यातित उत्पादों पर शुल्क एवं करों में छूट योजना, ये योजना है रोड टेप। इसमें क्या है, यह वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा शुरू की गई। किसके द्वारा? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ध्यान रखिएगा। इस निर्यातित उत्पादों पर केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर पर वसूले गए करों, ड्यूटीज एवं लेवी को वापस करने के लिए शुरू किया गया। अच्छा, रोड टेप योजना में भारत से पण्य निर्यात योजना का स्थान, देखिए अब यही समझिएगा, जो ये आपका रोड टेप योजना है किसका स्थान लिया है? भारत से पण्य निर्यात योजना, एक योजना ऑलरेडी उसका स्थान लिया है ना। एक चीज तो ये हो गया। अब क्या था? ट्रेड कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म। ट्रेड कनेक्ट, इसमें देखिएगा मंत्रालय पर ध्यान रखिए, ट्रेड की बात हो रही, कौन सा मंत्रालय होगा? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। यह भारतीय निर्यातकों, जो भारतीय निर्यातक होते हैं, विशेषकर कौन? एमएसएमई को व्यापार से संबंधित जानकारी रियल टाइम में प्रदान करेगा। अच्छा, यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुगम बनाने वाली एक सिंगल विंडो पहल है। क्या करना है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को क्या कर दे? सुगम बना दे। ठीक है, इसे एमएसएमई मंत्रालय, एक्सिम बैंक, वित्तीय सेवा विभाग और विदेश मंत्रालय के सहयोग से विकसित किया गया है। एक तो ये बात। अब आता है भारतीय विदेश व्यापार संस्थान। ये क्या है? भारतीय विदेश व्यापार संस्थान, आपने सुना होगा ये चीज। यह विदेशी व्यापार पर केंद्रित भारत का अग्रणी व्यावसायिक शिक्षण संस्थान है। सिंपल सी बात, लग ही रहा, नाम से ही लग रहा है कि व्यापार संस्थान है तो शिक्षण संस्थान ही होगा। यह संस्थान अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में अनुसंधान, प्रशिक्षण और शिक्षा के लिए एक अग्रणी शैक्षणिक केंद्र के रूप में जाना जाता है। किस रूप में? अग्रणी शैक्षणिक केंद्र के रूप में। ठीक है, इसे 1963 में कौन? वाणिज्य मंत्रालय तहत एक स्वायत्त संस्थान के रूप में स्थापित किया गया था। इसे 2002 में डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। कौन सा? डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये रहा आपका जो है किसके बारे में? व्यापार घाटे के बारे में। काफी लेंदी था ना। देखिए, ये भारत का व्यापार घाटा काफी लेंदी था, तो टाइम लेगा ही, सिंपल सी बात है। अब आता है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FDI, है ना। ये देखिए इसमें क्या है, सुर्खियों में क्यों? उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में, कब? वित्त वर्ष 2023-24 में भारत में $44.42 बिलियन का FDI हुआ था। यह वित्त वर्ष 2022-23 में हुए $46.03 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स के निवेश से, ये मतलब बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आंकड़ा तो कोई कौन ध्यान रखता है इतना, फिर भी एक पॉइंट ये है इसमें कि FDI संबंधी ट्रेंड्स वित्त वर्ष 2023-24 घटते क्रम में ना,
देखिए क्या है, सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त करने वाले राज्य कौन कौन है? महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक। महाराष्ट्र से याद रखिए, चलो ठीक है, बॉम्बे है ना, मतलब इस वजह से याद रख सकते हैं। उसके बाद क्या है कि सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त करने वाले क्षेत्र, किस क्षेत्र को सबसे ज़्यादा एफडीआई मिली है? कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ें महंगी होती है, बस इसी याद रखेंगे तभी काम चल जाएगा। उसके बाद सेवा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र पहले नहीं है, ध्यान रखिएगा, सेवा क्षेत्र पहले नहीं है, आपको कंफ्यूजन हो सकता है। और आता है निर्माण गतिविधियाँ, ठीक है। एक आता है भारत में सबसे अधिक एफडीआई करने वाले देश, भारत से सबसे ज़्यादा एफडीआई कौन करता है? सिंगापुर। अच्छा, सिंगापुर करता है, याद रखिएगा। मॉरिशस और यूएसए, सिंगापुर, मॉरिशस और यूएसए। एक तो ये रहा। उसके बाद क्या आता है कि भारत में एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह इनफ्लो 2000 से 2024 घटते क्रम में। इसमें क्या है, 3 सबसे बड़े निवेशक देश कौन कौन हैं? मॉरिशस, सिंगापुर, यूएसए। ये 3 सबसे बड़े कौन हैं? निवेशक देश हैं। प्राप्त करने वाले 3 सबसे बड़े क्षेत्र कौन कौन हैं? ये भी देखिएगा, सेवा क्षेत्र, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर और ट्रेडिंग, ठीक है। ये इन्होंने जो है स्रोत का भी नाम दे दिया है, कहाँ से लिए गए हैं। ये रहा कुछ इसके बारे में। अब थोड़ा सा एफडीआई के बारे में अच्छे समझिए, क्वेश्चन बनने की संभावना होती है एफडीआई में, ठीक है। सबसे पहले क्या पॉइंट है, डीपीआईआईटी, याद रखिएगा इसको, इस डीपीआईआईटी ध्यान रखिएगा कि डीपीआईआईटी भारत में एफडीआई नीति तैयार करने के लिए क्या है, नोडल विभाग है। जैसे आपको एफडीआई संबंधित कोई बड़ी मांग आता है तो डीपीआईआईटी को ध्यान रखिएगा। भारत में एफडीआई को अनुमति निम्नलिखित 2 तरीकों से दी जाती है। भारत में एफडीआई की अनुमति निम्नलिखित 2 तरीके, अब तरीके कौन कौन से हैं ये थोड़ा ध्यान रखिएगा एफडीआई के लिए। एक है स्वचालित मार्ग, एक है सरकारी मार्ग। स्वचालित मार्ग क्या है, इसमें सरकारी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसमें जो स्वचालित, सिंपल सी बात है, अपने आप, मतलब कि उसमें सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं है। लेकिन जो सरकारी मार्ग है, इसे सरकारी अनुमोदन की आवश्यकता होती है। सरकारी अनुमोदन शब्द ध्यान रखिएगा कि एक में जो है स्वचालित मार्ग है और एक सरकारी मार्ग है, ठीक। अब देखिए, विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉन्ड्स कुछ शर्तों के साथ विदेशी संस्थागत निवेश, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट आदि एफडीआई में शामिल हैं। अब सवाल देखिएगा कि एफडीआई में अगर ये पूछा जाए कि क्या ये शामिल हैं, वहाँ पर आपको सावधान रहना है। क्या क्या, विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉन्ड्स, एक चीज हो गया, कुछ शर्तों के साथ विदेशी संस्थागत निवेश, कुछ शर्त रहेंगे, है ना, विदेशी संस्थागत निवेश, एक तो ये हो गया, एक मुद्रा परिवर्तनीय बॉन्ड्स, एक ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स जीडीआर। ये भी, ये क्वेश्चन जब बनेगा कि ये एफडीआई में शामिल है कि नहीं, तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे, इसलिए बता रहा हूँ कि एक जीडीआर ध्यान रखिएगा, एक कुछ शर्तों के साथ एफआईआई ध्यान रखिएगा, एक जो है मुद्रा परिवर्तनीय बॉन्ड विदेशी, ये भी ध्यान रखिए, विदेशी, ऐसा नहीं कुछ भी सोच ले रहे हैं। एक तो पॉइंट ये हुआ। उसके बाद क्या है कि एफडीआई मुख्य रूप से गैर ऋण सृजन करने वाला पूंजी प्रवाह है। बेसिक कॉन्सेप्ट ये ध्यान रखिएगा कि एफडीआई जो होता है मुख्य रूप से गैर ऋण, मतलब ऋण नहीं सृजित करता। मतलब कोई अगर आप एफडीआई दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको ऊपर ऋण कर दिया है, ध्यान रखिएगा, गैर ऋण सृजन वाला। और लॉटरी व्यवसाय, जुआ व बेटिंग, चिट फंड, निधि कंपनी, ट्रेडिंग व ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स आदि में एफडीआई पर प्रतिबंध है। एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा कि निम्न में से किस में एफडीआई पर प्रतिबंध है। आपको जब ये क्वेश्चन बनेगा आप डाउट में चले जाएंगे, ध्यान रखिएगा। लॉटरी व्यवसाय पर एफडीआई नहीं दे सकते हैं, जुआ एवं बेटिंग पर भी नहीं दे सकते हैं। चिट फंड और निधि कंपनी तो कभी कभी कंफ्यूज कर देगा ऐसे ही कि चिट फंड में क्या पता दे देते होंगे, या निधि कंपनी क्या पता इसमें दे देते होंगे, ऐसे एग्जाम में आता है। ट्रेडिंग इन ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स, तो नाम ही कितना नहीं सुना, ट्रेडिंग इन ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स, ये भी कुछ होता है। तो इन सब में क्या है, एफडीआई पर प्रतिबंध है, ध्यान रखिएगा। इतना एक पॉइंट ये हो गया। अब देखिए क्या है, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश एफपीआई के बीच तुलना, इसको बेहतरीन तरीके से समझिएगा। यहाँ से क्वेश्चन उम्मीद होती है कि बन जाए, और जब बनेगा तो खुद से नहीं बनेगा, मतलब खुद आएगा ही नहीं, बहुत इसलिए बता रहा हूँ।
एफडीआई और एफपीआई। एफडीआई क्या है? एफडीआई क्या है? विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। विदेशी मतलब विदेशी से जो क्या हो रहा है, प्रत्यक्ष रूप से निवेश हो रहा है, एफडीआई। और विदेशी जो होता है ये भी पोर्टफोलियो, बस इसमें क्या है, पोर्टफोलियो है। निवेश दोनों है, ये भी ध्यान रखिएगा, दोनों निवेश हैं, दोनों विदेशी बात हो रही है, लेकिन एक में क्या है, प्रत्यक्ष बात हो रही है, एक में क्या हो रहा है, पोर्टफोलियो बात हो रही है। इतना अंतर समझिएगा, क्योंकि देखिए पोर्टफोलियो और प्रत्यक्ष, इन शब्दों से आपके कई समस्या सॉल्व हो जाएगा। देखते रहिए, बस सुनते रहिए आराम से, पता खुद चल जाएगा। जैसे कि परिभाषा देखिए पहले क्या है, दोनों की परिभाषा में पहले अंतर समझिएगा, फिर बात करते हैं। यह एक देश की, कौन सा, एफडीआई की बात हो रही पहले, एफडीआई। यह एक देश की किसी कंपनी, कोई देश है उसकी किसी कंपनी या व्यक्ति द्वारा दूसरे देश में स्थित, उसी देश में नहीं, कोई देश है, एक कोई देश है, इसकी कोई कंपनी या कोई व्यक्ति दूसरे देश में स्थित व्यावसायिक हितों में किया गया ना निवेश। मतलब क्या कह रहे हैं, ये जो कंपनी है, ये जो व्यक्ति है, यहाँ से इसमें क्या करें, निवेश करें, ये होता है एफडीआई। एक बात एकदम ये क्लियर रखिए। अब एफपीआई क्या है फिर, जब एफडीआई समझ में आ गया तो यह अर्थ क्या है कि किसी अन्य देश की वित्तीय परिसंपत्तियों में निवेश करना। ध्यान रखिएगा, किस में कर रहा है, वित्तीय परिसंपत्ति में। और यहां पर क्या था, व्यवसायिक हितों में। जब एफडीआई की बात आएगी तो व्यवसायिक हितों की बात आएगी, लेकिन जब एफपीआई की बात आएगी तो क्या होगा, वित्तीय परिसंपत्ति की बात होगी, है ना। जैसे क्या, एक्सचेंज पर सूचीबद्ध स्टॉक या बॉन्ड। किस पर, एक्सचेंज पर इस सूचीबद्ध क्या, स्टॉक या बॉन्ड। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा, वित्तीय परिसंपत्ति बात हो रही है, एफपीआई। बेसिक अंतर ये समझिए पहले, अभी धीरे धीरे और समझ आ जाएगा, क्लियरिटी आ जाएगी। पहले तो ये समझिए दोनों क्या है, बल्कि एक तरह से निवेशी, मतलब शब्द से बता दिया आपको, निवेश दोनों हैं, दोनों विदेशी हैं, बस अंतर क्या है, एक में क्या है, वित्तीय परिसंपत्ति में निवेश करने की बात हो रही है, और एक में क्या हो रहा है, व्यावसायिक हितों की बात हो रही है। ठीक है, चलिए अब आता निवेश कहाँ होगा। देखिए एफडीआई में जब बात आएगी निवेश की, तो फैक्ट्री होगा, कार्यालय होगा और संरचना होगा, ये सब भौतिक संपत्तियों की बात हो रही है कि भौतिक संपत्तियों में निवेश करेंगे। और जब ये बात आएगी शेयर, स्टॉक, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड जैसी वित्तीय परिसंपत्तियां, देखिए अंतर ही समझिएगा। जब एफडीआई की चर्चा हो, जब एफपीआई की चर्चा हो, एफडीआई की जब चर्चा होगी तो भौतिक परिसंपत्तियां होंगी, और जब एफपीआई की चर्चा होगी तो वित्तीय परिसंपत्तियां होंगी। अंतर यही है, यहाँ पर वित्तीय परिसंपत्तियां हैं और यहाँ पर भौतिक परिसंपत्तियां हैं, मतलब संपत्तियां हैं। ठीक है, एक चीज हो गया, एकदम क्लियर रखिएगा, एफपीआई और एफडीआई। अब आता है नियंत्रण कौन करता है, एफपीआई और एफडीआई पर नियंत्रण कौन करता है। देखिए एफडीआई में क्या है, यह निदेशक को प्रबंधन और संचालन पर महत्वपूर्ण नियंत्रण या प्रभाव प्रदान करता है, महत्वपूर्ण नियंत्रण या प्रभाव प्रदान करता है। एक चीज, उसके बाद एफपीआई में क्या है कि कोई नियंत्रण प्रदान नहीं करता, एफपीआई में कोई नियंत्रण प्रदान नहीं करता, और निवेशक निष्क्रिय शेयरधारक के रूप में कार्य करते हैं, निवेशक निष्क्रिय शेयरधारक के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, अब क्या आता है, जोखिम। जोखिम क्या है इसमें देखिएगा, एफडीआई में क्या जोखिम कुछ होता है, क्या जोखिम होता है इसको देखिए, कि दीर्घकालिक प्रतिबद्धता और राजनीतिक एवं आर्थिक कारकों के संपर्क में आने के कारण उच्च जोखिम की संभावना, उच्च जोखिम की संभावना। लेकिन उस उच्च जोखिम की संभावना क्या क्या है, दीर्घकालिक प्रतिबद्धता, अगर लंबे समय तक कोई प्रतिबद्धता है, और राजनीतिक एवं आर्थिक कारकों के संपर्क में आने, किसके, राजनीतिक एवं आर्थिक कारणों के संपर्क में आने के कारण क्या होता है, उच्च जोखिम। एक तो ये हो गया एफडीआई में। एफपीआई में क्या होता है कि जोखिम कम होता है एफपीआई में। क्यों जोखिम कम होता है, क्योंकि निवेश को आसानी से भुनाया या वापस निकाला जा सकता है। भाई सब वित्तीय परिसंपत्ति है, तो मतलब सब आसानी से जो उसको जो बेचा जा सकता है, उसको कुछ भी कह सकता है। लेकिन जो आपका एफडीआई होता है, इसमें तो भौतिक परिसंपत्तियाँ होती हैं, भौतिक संपत्ति होती है। तो जो भौतिक संपत्ति होती है, इस कारण से जो भौतिक संपत्ति है उसको जोखिम भरा होता है कि फिर वो बिकेगा कि नहीं बिकेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, इस वजह से जो है ये जोखिम भरा होता है। ये चीज़ तो ये रहा। अब सवाल ये है, अस्थायित्व क्या क्या है, क्या है
स्थायित्व के बारे में जरा इसको देखते हैं। अधिक स्थिर, एफडीआई अधिक स्थिर है क्योंकि निवेश से निकासी की संभावना कम होती है कि एक बार लगा दिए फिर उसे निकालना बड़ा कठिन काम होता है, तो इसलिए वो अस्थायी रहता है। लेकिन ये जो आपका एफपीआई है ये अत्यधिक अस्थिर होता है। कैसा होता है? अत्यधिक अस्थिर होता है। इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? क्योंकि बाजार में मंदी होने पर तुरंत फंड निकाला जा सकता है, लेकिन यहाँ पर भौतिक संपत्ति होने की वजह से यहाँ पर निकालना बड़ा कठिन होता है। ये रहा आपका जो है एफडीआई और एफपीआई में कुछ अंतर। और देखिए नोट क्या है कि यदि किसी भारतीय कंपनी में एफपीआई विदेशी पोर्टफोलियो निवेश, एफपीआई निवेश कंपनी की 10% हिस्सेदारी से अधिक हो जाता है। कब? ध्यान से देखिएगा, क्या कह रहे हैं कि विदेशी पोर्टफोलियो निवेश कंपनी की, मतलब जब एफपीआई 10% हिस्सेदारी से अधिक हो जाता है तो आरबीआई ऐसे विदेशी पोर्टफोलियो निवेश को एफडीआई के रूप में वर्गीकृत करता है। मतलब क्या कि अगर यही एफपीआई आपका जो है 10% से हिस्सेदारी से अधिक हो जाता है तो उसे क्या हो जाता है? एफडीआई हो जाता है। किसमें? किसी भारतीय कंपनी में, है ना। ये भी पॉइंट आप जो है ध्यान रखिएगा। उम्मीद है कि इतनी बातें समझ में आई होगी। अब इसके बाद क्या है? टाइम क्या हुआ? 26 मिनट। कौन सा आर्टिकल है ये? रुपए का अंतरराष्ट्रीयकरण। जरा इसको देखते हैं कितना है, आराम से कवर कर देते हैं ना। रुपए का अंतरराष्ट्रीयकरण, इसमें क्या है? फिर उसके बाद जो है देखेंगे, अगर टाइम रहेगा तो ठीक है ना। फिर इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन रूपी। सुर्खियों में क्यों है? सवाल ये है पहला। आरबीआई ने भारतीय रुपए के अंतरराष्ट्रीयकरण को बढ़ावा देने के लिए, किसने? आरबीआई ने भारतीय रुपए के अंतरराष्ट्रीयकरण को बढ़ावा देने के लिए स्पेशल नॉन रेजिडेंट रूपी SNRR, स्पेशल नॉन रेजिडेंट रूपी और स्पेशल रूपी वेस्ट्रो अकाउंट SRVA के माध्यम से एफडीआई तब पोर्टफोलियो निवेश को सक्षम बनाने पर जोर दिया। किसको? एफडीआई तथा पोर्टफोलियो निवेश को सक्षम बनाने पर जोर दिया है। ये तो रहा सुर्खियों में एफडीआई और एफपीआई क्या हुआ ना। अब अगर आप पढ़े हैं, पहले देखे हुए हैं इसको, तो आसानी से समझने में थोड़ा सा ये आसान हो जाएगा। देखते हैं आगे क्या है। सवाल ये है पहले कि SNRR और SRVA क्या है? SNRR मतलब स्पेशल नॉन रेजिडेंट रूपी और स्पेशल रूपी वेस्ट्रो अकाउंट क्या है? दोनों को अच्छे समझिएगा क्योंकि क्वेश्चन तभी बनेगा, ऐसा नहीं कि केवल नाम रट लेने का काम चल जाएगा। पहले देखिए क्या कि ये वाला पॉइंट, भारत के बाहर रहने वाला कोई भी व्यक्ति, किसके? भारत के बाहर रहने वाला कोई भी व्यक्ति जिसका भारत में व्यावसायिक हित है, जिसका भारत में क्या है? व्यावसायिक हित है, रुपए में वास्तविक मतलब प्रमाणिक वास्तविक लेन देन करने के उद्देश्य से SNRR खाता खोल सकता है। फिर से समझिए, डेफिनेशन नहीं समझे कोई मतलब नहीं। भारत के बाहर रहने वाला कोई भी व्यक्ति की बात हो रही है। एक व्यक्ति है जिसका भारत में व्यावसायिक हित है, मतलब भारत के बाहर रह रहा है लेकिन भारत में उसका क्या है? व्यावसायिक हित है। ठीक है। रुपए में वास्तविक लेन देन करने के उद्देश्य से, रुपए में वास्तविक लेन देन करने के उद्देश्य से SNRR खाता खोल सकता है। मतलब एक तो भारत के बाहर रह रहा है, मान लीजिए भारत है, भारत के बाहर रह रहा है, उसको क्या करना है? उसका जो है व्यापारिक हित कहाँ पर है? भारत में ही है। भारत के बाहर रह रहा है, भारत में ही उसका व्यापारिक हित है। ये बात क्लियर। अब क्या है कि इसको रुपए में जो है वास्तविक लेन देन करना है, रुपए में वास्तविक लेन देन करना है, उसके लिए वो क्या करेगा? SNRR खाता खोलेगा। एक चीज ये हो गया। अब आता है कि स्पेशल रूपी वेस्ट्रो अकाउंट SRVA, ये क्या है? इसमें क्या है देखियो कि वेस्ट्रो खाते घरेलू बैंक में, वेस्ट्रो खाते घरेलू बैंक, जो घरेलू बैंक उनकी बात हो रही है ना। वेस्ट्रो खाते घरेलू बैंक में किसी विदेशी बैंक के
कोई विदेशी बैंक है, अगर किसी विदेशी बैंक के ऐसे खाते हैं जो घरेलू मुद्रा भारत के मामले में रुपए में खोले जाते हैं, है ना। फिर समझिए इसको, क्या कह रहे हैं कि वोस्ट्रो खाते घरेलू बैंक में घरेलू बैंक जो है उसमें किसी विदेशी बैंक के ऐसे खाते होते हैं, मतलब विदेशी बैंक के ऐसे खाते होते हैं किसमें, घरेलू बैंक में, जो घरेलू मुद्रा में खोले जाते हैं। कहाँ खोले जाते हैं, घरेलू मुद्रा में। अब देखिए SRV इसमें क्या है, आराम से सुनिएगा। SRV मौजूदा वेस्ट्रो प्रणाली में एक अतिरिक्त व्यवस्था है। यह मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्राओं का उपयोग करती है। किसका उपयोग करती है, परिवर्तनीय मुद्राओं का, और एक पूरक प्रणाली के रूप में कार्य करती है। किस रूप में, पूरक प्रणाली के रूप में कार्य करती है। SRV खोलने के लिए RBI की पूर्व मंजूरी आवश्यक है। मतलब SRV जब भी किसी खोलना होगा तो सबसे पहले क्या होगा कि RBI की पूर्व मंजूरी की आवश्यकता होती है। एक चीज़ यहाँ पर देखिए क्या है कि जो SNRR है कि आमतौर पर SNRR खाते को व्यापार, विदेशी निवेश, बाह्य वाणिज्यिक उधार ECB पढ़े होंगे आप बेसिक आदि में निर्धारित लेन देन के लिए अनुमति दी जाती है। व्यापार, विदेशी निवेश, बाह्य वाणिज्यिक उधार ECB। एक पॉइंट तो ये क्लियर हुआ। अब आता है क्या है कि मुद्रा के अंतरराष्ट्रीयकरण के बारे में जो चर्चाओं में था, है ना, मुद्रा के अंतरराष्ट्रीयकरण ये क्या है, आराम से सुनिएगा कि मुद्रा का अंतरराष्ट्रीयकरण क्या होता है। परिभाषा, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा एक ऐसी मुद्रा होती है, कैसी मुद्रा होती है, जिसे जारी करने वाले देश के अलावा, मतलब कि ऐसी मुद्रा होती है जो देश जारी करता है उसके अलावा विदेशों में भी लेन देन हेतु और विदेशी मुद्रा भंडार के रूप में आरक्षित रखने के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे कि भारत है, भारत का रुपया क्या R है, रुपया है ना। अगर ये भारत के अलावा भी अन्य देश के लोग भी इसका प्रयोग करने लगे, किस लिए, विदेशी लेन देन के लिए, और किस लिए, विदेशी मुद्रा भंडार के रूप में इसको आरक्षित रखने लगे, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा हो गया। एक तो ये बेसिक डेफिनेशन है। उम्मीद है कि ये बात भी समझ में आ गई होगी। केवल जारी करने वाले देश के नागरिक ही नहीं बल्कि अन्य देशों के नागरिक भी ऐसी मुद्रा का उपयोग लेन देन के लिए करते हैं। उदाहरण के लिए अमेरिकी डॉलर, यूरो आदि, ये कुछ एग्जाम्पल हैं। अब सवाल ये है क्या इसके कोई मानदंड भी हैं क्या, देखिएगा। इसका अंतरराष्ट्रीय मुद्रा में लेन देन में व्यापक रूप से उपयोग हो, किसमें, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा में। इसे आसानी से परिवर्तनीय होना चाहिए, क्या, आसानी से परिवर्तनीय होना चाहिए। देश में एक स्थिर वित्तीय बाजार भी होना चाहिए, ऐसा नहीं है कोई बाजार ही नहीं है, तो ये जो है कि स्थिर वित्तीय बाजार भी होना चाहिए, वित्तीय बाजार। अब सवाल यह है कि रुपए का अगर अंतरराष्ट्रीयकरण हो जाए तो क्या कोई फायदा भी होता है क्या जरूरी है कि अगर रुपए का अंतरराष्ट्रीय कर दिया तो फायदा ही हो। देखिए क्या होता है, अस्थिरता में कमी हो जाती है। कैसे, बाहरी आघातों या संकटों के प्रति रुपए की अस्थिरता कम हो जाती है। तो पता चला कि जैसे रुपए है, अब आप रुपए से डॉलर खरीद रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा खरीद रहे हैं, जब आपके पास ऑलरेडी वही खुद अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा है, तो समस्या नहीं आती ज़्यादा। एक तो ये हो गया। डॉलर की मांग में कमी, क्यों, कि भारत में डॉलर की मांग की कम होगी और भारतीय रुपए को मजबूती मिलेगी। भाई जरूरत क्या है डॉलर की, जब सारा काम हमारा हो जा रहा है रुपए से। एक चीज ये व्यवसाय करने की लागत को कम करेगा। किसके लिए, क्या करेगा, व्यवसाय करने की लागत को कम करेगा। जैसे व्यवसाय करने की लागत को कम करेगा और प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार भी करेगा। किसमें सुधार करेगा, प्रतिस्पर्धात्मकता में। विदेशी मुद्रा भंडार की कम आवश्यकता, जरूरत क्या है, भुगतान संतुलन को स्थिर रखने के लिए अपेक्षाकृत कम विदेशी मुद्रा भंडार की आवश्यकता होगी, क्योंकि अपना ऑलरेडी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा रहेगा। ये रहा कुछ जो है कि रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लाभ।
है ना। अब आगे देखते हैं आगे क्या है। मुद्रा के अंतरराष्ट्रीयकरण से संबंधित चुनौतियां कुछ भी हैं क्या, जरा ये देख लेते हैं। कुछ चुनौतियां भी हैं इसमें। मुद्रा के अंतरराष्ट्रीयकरण संबंधित चुनौतियां में क्या है कि स्थिरता संबंधित चिंताएं। इसमें क्या है, स्थिरता संबंधित चिंताएं। वित्तीय बाजारों में एकीकरण से मुद्रा की अस्थिरता और विदेशी संकटों से प्रभावित होने का खतरा बढ़ जाता है। एक तो ये विनिमय दरों में अस्थिरता उत्पन्न हो सकती है। जो विनिमय दर होता है उसमें क्या हो सकती है, अस्थिरता उत्पन्न हो सकती है। मौद्रिक नीति दुविधा या ट्रिफिन डायलेमा या मौद्रिक नीति दुविधा, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, की स्थिति उत्पन्न हो सकती है आदि। एक तो ये हो गया क्या, स्थिरता संबंधी चिंताएं। दूसरा आता है नीतिगत चुनौतियां। क्या है, नीतिगत चुनौती। इसमें क्या है, मुद्रा के अंतरराष्ट्रीयकरण से ट्रिफिन डायलेमा सहित, एक तो ट्रिफिन डायलेमा हो सहित मौद्रिक नीति दुविधा की स्थिति उत्पन्न होती है। कौन सी स्थिति, दुविधा की स्थिति, इसमें जिस देश का मुद्रा का अंतरराष्ट्रीयकरण हुआ होता है उस देश को विदेशों में अपनी मुद्रा की मांग और अपनी घरेलू मौद्रिक नीति आवश्यकताओं के बीच संतुलन बनाने के लिए चुनौती का सामना करना पड़ता है। ठीक है। अब एक चीज़ क्या है कि ट्रिफिन डायलेमा शब्द आया तो उसको भी देख लेते हैं कि जब कोई देश अपनी घरेलू मौद्रिक नीतियों को संतुलित रखते हुए, जब कोई देश अपनी घरेलू मौद्रिक नीतियों को, जो घरेलू मौद्रिक नीति सबके हर देश को होती है ना, उसकी बात हो रही है, को संतुलित रखते हुए विश्व में अपनी मुद्रा की मांग को पूरा करने के लिए, अपनी मुद्रा की मांग को पूरा करने, मतलब एक तो ये कि अपनी जो मौद्रिक नीति को संतुलित रखे और उसके बाद क्या, विश्व में अपनी मुद्रा की मांग को पूरा करने के लिए इसकी पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करता है, तो उस स्थिति को क्या बोलते हैं, ट्रिफिन डायलेमा। फिर से सुनिए, ट्रिफिन डायलेमा नहीं क्लियर होगा तो कोई फिर मतलब चीज़ें आसान नहीं हो पाएंगे। देखिए क्या है इसमें, जब कोई देश अपनी घरेलू मौद्रिक नीति को संतुलित रखते हुए, कोई भी देश है जो अपनी घरेलू मौद्रिक नीति को संतुलित रखते हुए विश्व में अपनी मुद्रा की मांग को पूरा करने के लिए, एक तो संतुलित, एक कंडीशन ये होता है और दूसरा कंडीशन क्या होता है, अपनी मुद्रा की मांग को पूरा करने के करता है, इसकी पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करता है, तो उस स्थिति क्या बोलते हैं, ट्रिफिन डायलेमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रिफिन डायलेमा। कभी कभी शब्द डेफिनेशन ही पूछ लिया जाता है, इसलिए बता रहा हूँ, थोड़ा सा इसके लिए तैयार रहिएगा। इसमें बात करता है कि रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए उठाए गए कदम। अब ये अंतर्राष्ट्रीयकरण के कौन कौन से कदम उठाए गए जरा इसको देखते हैं। पूंजी खाता परिवर्तनीयता बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने इकोनॉमी पढ़ा तो पता होगा आपको। भारतीय रुपया चालू खाते में पूरी तरह से परिवर्तनीय। पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है कि भारतीय रुपया चालू खाते में पूरी तरह से क्या है, परिवर्तनीय है, लेकिन पूंजी खाते में आंशिक रूप से परिवर्तनीय है। चालू खाते में पूरी तरीके से परिवर्तनीय है, लेकिन जब पूंजी खाते की बात आएगी तो आंशिक रूप से परिवर्तनीय है। कौन सा चीज़, भारतीय रुपया। एक पॉइंट ये। दूसरी पॉइंट क्या है कि विशेष वोस्ट्रो रुपया खाता SVRAs, इसमें क्या है, RBI ने 22 देशों के बैंकों को पेमेंट सेटलमेंट के लिए भारतीय बैंकों में SVRA खोलने की अनुमति देकर इन देशों के साथ भारतीय रुपये में व्यापार निपटान के लिए तंत्र स्थापित किया है। ये भी कॉमन पॉइंट ध्यान रखिएगा। एक शब्द आता है, ये जरा देख लीजिएगा कि कंटिन्यूअस लिंक्ड सेटलमेंट, CLS का हिस्सा बनना। ये क्या है, CLS विदेशी मुद्रा लेन देन निपटान के लिए एक वैश्विक प्रणाली है। अब यही सवाल बन जाएगा कि कंटिन्यूअस लिंक्ड सेटलमेंट क्या है, CLS। तो याद रखिए CLS क्या है, विदेशी मुद्रा लेन देन के, विदेशी मुद्रा बात हो रही है, विदेशी मुद्रा लेन देन के निपटान के लिए एक वैश्विक प्रणाली है। यह पेमेंट वर्सेस पेमेंट, PVP, तो शब्द ही अजीब लग रहा है आपको, यही पूछ रहे PVP क्या है, तो PVP लग रहा है तो PVR टाइप का तो थोड़ा सा ध्यान रखिए के आधार पर कार्य करती है। वर्तमान में CLS प्रणाली में 18 मुद्राओं में लेन देन का निपटान किया था। कितने, 18। हालांकि ये कोई फैक्ट कोई नहीं पूछता है, लेकिन पता रहेगा तभी तो एलिमिनेट करेंगे, न तो कैसे एलिमिनेट होगा। अन्य पॉइंट क्या है, अन्य पॉइंट ध्यान रखिएगा कि UPI का अंतर्राष्ट्रीयकरण, द्विपक्षीय मुद्रा विनिमय समझौते, श्रीलंका में भारतीय रुपया एक नामित विदेशी मुद्रा के रूप में वैश्विक बांड बाजारों में रुपये मूल्य वाले बांड जारी करना, जैसे कौन, मसाला बांड। सही, क्यों सा मसाला बांड क्या होता है, मसाला सब्जी वाला मसाला क्या अब कुछ संबंधित सुर्खियां हैं, जरा इसको देख लेते हैं और आज यहीं पे रोक देंगे, काफ़ी टाइम हो गया है।
स्वर्ण समर्थित मुद्रा ये क्या है? गोल्डन बैक्ड करेंसी। हाल ही में जिम्बाब्वे ने जिग जिग नामक स्वर्ण समर्थित मुद्रा जारी की। तो कितनी बार हम पढ़ाए हैं, जब पीसीएस वाला भी चर्चा कर रहे थे तो उसमें भी सब शामिल था स्वर्ण समर्थित मुद्रा के बारे में। अब देखिए स्वर्ण समर्थित मुद्रा कौन सी है, ये देखिए कि स्वर्ण समर्थित मुद्रा का निश्चित मूल्य सीधे स्वर्ण से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? सीधे स्वर्ण से जुड़ा होता है। कौन सी? स्वर्ण समर्थित मुद्रा, ठीक है। और स्वर्ण में परिवर्तनीय होता है, मतलब कि क्या करना है का निश्चित मूल्य किससे जुड़ा होता है? सीधे सोने से जुड़ा होता है, एक चीज ये। और दूसरा चीज क्या है? स्वर्ण में परिवर्तनीय होता है। इसके तहत मुद्रा आपूर्ति उपलब्ध स्वर्ण भंडार द्वारा सीमित होती है, ये भी क्लियर बात है। इसका अपना अंतर्निहित मूल्य होता है, यह लंबे समय तक स्थिरता की क्षमता से युक्त होता है, ये भी पॉइंट है। अब एक आता है क्या? फिएट करेंसी। कई बार आपने पढ़ा होगा, को मन से पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा कोई बात ही नहीं, क्या जरूरत है। फिएट करेंसी क्या होता है? फिएट करेंसी के में अंतर्निहित मूल्य का अभाव होता है, मतलब अंतर्निहित जो उनका मूल्य था वही अभाव, उस वही नहीं होता। मतलब क्या? इसे सरकार द्वारा वैध मुद्रा या अर्थात लीगल टेंडर के रूप में जारी किया जाता है। कौन जारी करता है? सरकार जारी करती है। इसका मूल्य आपूर्ति और मांग से निर्धारित होता है। यह किसी भी भौतिक वस्तु द्वारा समर्थित नहीं होता है, किसी भौतिक वस्तु द्वारा समर्थित नहीं होता है। यह केंद्रीय बैंकों को आवश्यक मुद्रा छापने के लिए अधिक नियंत्रण प्रदान करता है। किसको? केंद्रीय बैंक को, ठीक है। तो ये रहा आज का क्वेश्चन आर्टिकल, कुछ पॉइंट आज के लिए इतना रखते हैं। बाकी नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। आज के लिए इतना है, बाकी नेक्स्ट मिलेंगे।